हाय फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम एक मेडिकल टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। दोस्तों कॉमनली देखा जाता है और जैसे कि नाम से ही जाहिर है रेस्टलेस लेग, इसका मतलब कि जो पैर हैं उनके अंदर रेस्टलेसनेस हो जाती है। दोस्तों क्या होता है इस कंडीशन में कि मरीज़ों को ऐसा लगता है कि उनके पैर के अंदर बहुत अनकंफर्टेबल सेंसेशन हो रही है और दोस्तों वो सेंसेशन से बचने के लिए, उस सेंसेशन को ठीक करने के लिए उन्हें अपने पैरों को मूवमेंट करना होता है, मतलब पैरों को हिलाना डुलाना होता है। दोस्तों कॉमनली देखा जाता है कि ये वाली कंडीशन शाम के टाइम या रात के टाइम दोस्तों ज़्यादा उभर करके आती है, मतलब उस टाइम पे सिम्टम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उस टाइम पैरों के अंदर जो अनकंफर्टेबल सेंसेशन दोस्तों वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और फिर मरीज़ को अपने पैर चलाने ही पड़ते हैं, चाहे इसके लिए वो पैरों को स्ट्रेच करे, चाहे इसके लिए वो वॉकिंग करना स्टार्ट कर दे। कुछ भी इस तरह के मेजर्स लेने के लिए पेशेंट दोस्तों बाध्य हो जाता है। ये ऐसी कंडीशन होती है, मतलब इसमें पेशेंट की लाइफस्टाइल दोस्तों बहुत अफेक्ट होती है। कई सारे पेशेंट्स दोस्तों इस कंडीशन की वजह से रात में ठीक से सो नहीं पाते क्योंकि उनकी नींद डिस्टर्ब होती है या नींद उन्हें आती नहीं है क्योंकि उनके पैरों ने सारी की सारी अटेंशन उनके लिए रखी होती है। दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के सारे लक्षण या सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से पता लग सकता है एक्चुअली, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं दोस्तों। साथ साथ इस बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मतलब किन किन लोगों में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। दोस्तों इस बारे में भी टच करेंगे कि इस कंडीशन की दोस्तों डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है, डॉक्टर्स किस तरह से डायग्नोस करते हैं कि किसी पेशेंट को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो गया है। दोस्तों इस बारे में भी बात करेंगे कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का इलाज किस तरह से किया जा सकता है, इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और दोस्तों मैं आपके साथ कुछ एक लाइफस्टाइल टिप्स भी शेयर करूंगा जिनसे कि आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को मैनेज करने में हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में, जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों साइंटिफिकली वैलिडेटेड है। मॉडर्न साइंस के रिसर्च के हिसाब से जो क्लिनिकल जर्नल्स में पब्लिश होती है, जो क्लिनिकल मेडिसिन में प्रैक्टिस होती है, सारी की सारी वही इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अलॉर ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को विलिस एक्बॉम डिसीज़ का नाम भी दिया जाता है। देखा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है। साथ साथ दोस्तों ये वाला पैटर्न भी देखा गया है कि महिलाओं में ये कंडीशन होने की संभावना पुरुषों के बजाय ज़्यादा होती है। दोस्तों ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है ये एक तरह से स्पेक्ट्रम डिसीज़ है, मतलब कि जो सिम्टम्स है दोस्तों उसका एक स्पेक्ट्रम है। बहुत सारे पेशेंट्स को बिल्कुल माइनर सिम्टम्स आ सकते हैं कि बहुत हल्के फुल्के सिम्टम्स है, उससे लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इतनी ज़्यादा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे पेशेंट्स को जो सिम्टम्स हैं उनकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है। तो स्पेक्ट्रम डिसीज़ वही होती है जिनमें कि सिम्टम्स की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा वैरी कर सकती है, सिम्टम्स की रेंज बहुत ज़्यादा वैरी कर सकती है। तो किसी किसी पेशेंट को तो कुछ खास सिम्टम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी किसी पेशेंट को इतने ज़्यादा सिम्टम हैं कि उसकी वजह से उस पेशेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। कई सारे पेशेंट्स इस तरह के होते हैं, मैंने खुद भी ट्रीट किए हैं, जिनमें कि रात में इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सेंसेशन पैरों में हो रही होती है कि पेशेंट बिल्कुल लेट ही नहीं सकता, बिल्कुल बैठ ही नहीं सकता, उसको बस टहलना होता है या पैरों को लगातार स्ट्रेच करना होता है। इस कंडीशन में दोस्तों नींद क्या आएगी, नींद आ ही नहीं पाएगी, तो फिर पेशेंट की नींद प्रभावित होगी, पेशेंट की मेंटल हेल्थ प्रभावित होगी, पेशेंट डिप्रेशन का शिकार होगा। कई सारी अलग अलग तरह की चीज़ें दोस्तों फेस की जा सकती हैं। दोस्तों रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं तो ये दो तरह का होता है। दोस्तों पहला है अर्ली ऑनसेट रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, और जैसे कि नाम से जाहिर है ये लाइफ में जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि 45 ईयर्स की एज के पहले ही नॉर्मली देखा जाता है कि इसमें सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मली ये जो अर्ली ऑनसेट वैरायटी है दोस्तों ये फैमिलीज़ में रन करती है, मतलब कि इसका जेनेटिक जो कंपोजिशन है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और साथ साथ दोस्तों देखा जाता है कि इस वाली कंडीशन में जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे एज के साथ साथ बढ़ते हैं, मतलब सीवियरिटी में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। दोस्तों जो दूसरी वैरायटी है उसका नाम है लेट ऑनसेट RLS वही शॉर्ट फॉर्म हो गया रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का। तो जो लेट ऑनसेट टाइप होता है दोस्तों ये नॉर्मली 45 ईयर्स की एज के बाद स्टार्ट होता है। दोस्तों इसमें जो सिम्टम्स हैं वो बहुत जल्दी नॉर्मली आते हैं, बहुत सडनली आते हैं, और देखा गया नॉर्मली कि टाइम के साथ साथ वो जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्सन नहीं होते, मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होते। वो नॉर्मली एक स्टेबिलिटी में ही रहते हैं कि जितने सिम्टम्स जब बीमारी स्टार्ट होने के टाइम पे थे तो उतने ही सिम्टम्स, उसी सीवियरिटी के सिम्टम आगे भी रहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में। तो सबसे पहले सिम्टम की बात करूंगा मैं आपसे कि इसमें पैर के अंदर एक बहुत वियर्ड सेंसेशन होती है, बहुत अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है। दोस्तों पेशेंट्स अपनी अपनी तरह से उस सेंसेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है। कुछ एक पेशेंट तो ठीक से खैर डिस्क्राइब भी नहीं कर पाते, बस कहते हैं कि पैर में बहुत अजीब सा लग रहा था डॉक्टर साहब। वैसे पैरों में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, पैरों में ऐसा लग सकता है कि अंदर से कोई चीज़ क्रॉल कर रही है, मतलब कोई चीज़ रेंग रही है, कुछ क्रीपिंग सी सेंसेशन आ सकती है। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को ऐसा लग सकता है कि पैर के अंदरूनी हिस्से में इचिंग हो रही है, मतलब कि खुजली हो रही है, खारिश हो रही है, ऊपर नहीं, पैर के स्किन पे या चमड़ी पे नहीं, बल्कि पैर के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में।
कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों इसमें कुछ एक दर्द का एहसास हो सकता है। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक शॉक वाली कंडीशन का एहसास हो सकता है पैर के अंदर। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके पैर के अंदर एक थ्रॉबिंग मूवमेंट हो रहा है। मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। थ्रॉबिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का फूलना और फिर सिकुड़ना, फूलना और फिर सिकुड़ना। जैसे कि हमारा हार्ट इस तरह से मूव करता है ना जब पंप करता है, तो उसमें भी ऐसे ऐसे पल्सेशन मूवमेंट होता है, जिसे हम थ्रॉबिंग मूवमेंट भी कहते हैं। ऐसे इन पेशेंट्स को लग सकता है कि इनके पैर के अंदर कोई चीज़ बार बार पहले फूल रही है, फिर उसके बाद सिकुड़ रही है, जिसकी वजह से कि इनके सारे अनकंफर्टेबल जो सेंसेशन है, जो सिम्टम्स हैं, वो पैदा हो रहे हैं। दोस्तों कुछ एक पेशेंट्स को ऐसी भी कंप्लेन होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पैर के अंदर बहुत ज़्यादा पुलिंग सेंसेशन हो रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा हो रहा है, और वो खिंचाव उनके लिए इतना तकलीफ़देह है कि जिसकी वजह से उन्हें बिल्कुल चलना फिरना पड़ रहा है, पैरों का मूवमेंट करना पड़ रहा है, वरना उनका जो खिंचाव है उन्हें बहुत परेशानी में डाल रहा है। नॉर्मली देखा जाता है कि जो सिम्टम्स हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में, ये बैठे-बैठे होने पे या लेटे रहने पर ही आते हैं। अगर आप चल फिर रहे हैं तो ये सिम्टम्स थोड़ा-थोड़ा सा कंट्रोल होते जाते हैं। कई सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि बड़ी वियर्ड सी बात है कि उनके पैर के अंदर यॉनिंग वाली सेंसेशन आ रही है, मतलब कि जैसे हम जम्हाई लेते हैं, तो ऐसी सेंसेशन उनके पैरों के अंदर आ रही है कि उनके पैर सॉर्ट ऑफ जम्हाई ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं। तो पेशेंट डिस्क्राइब नहीं कर पाता कई बार अपने सिम्टम्स को कि उनको पैर के अंदर किस तरह की सेंसेशन हो रही है, लेकिन मैंने आपको ये सारा स्पेक्ट्रम बताया सेंसेशंस का। किसी किसी पेशेंट को पैर के अंदर ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा हैवीनेस भी हो रही है और उनके पैर को अंदर से मरोड़ा जा रहा है, या उनका पैर अंदर से, जैसे हम गीले कपड़ों को निचोड़ते हैं, उसी तरह से उनके पैर को अंदर से निचोड़ने वाली सेंसेशन आ रही है। इस तरह के सारे दोस्तों सिम्टम्स होते हैं जो पैर के अंदर अनकंफर्टेबल सेंसेशन के होते हैं। दोस्तों ये देखा जाता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के पेशेंट्स में कि जो सिम्टम्स हैं ये नॉर्मली तब आते हैं जब लंबे टाइम के लिए आप किसी जगह पे बैठे हैं या लेटे हुए हैं। सपोज़ आप किसी कार में बैठे हुए हैं, या सपोज़ आप किसी एरोप्लेन में बैठे हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं, तो आप लंबे टाइम तक के लिए बैठे हुए हैं, तो आपके पैरों में सेंसेशन आना स्टार्ट हो सकती है। या अगर आप लेटे हुए हैं, आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, आप सो चुके हैं, तब भी हो सकता है कि आपके पैरों में सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएँ। और नॉर्मली दोस्तों देखा गया है कि जब ये सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, इसके बाद पैरों का मूवमेंट अगर किया जाए तो उससे सिम्टम्स की सीवियरिटी कम होती है, कंट्रोल होती है। तो पेशेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर उनके पैरों में सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो पैरों को या तो स्ट्रेच करते हैं या वॉकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये लेग्स को भी अफेक्ट करते हैं, फीट को भी अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो आपके पैर के तलवे हैं वहाँ तक भी जा सकते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि ये दोनों साइड्स को इन्वॉल्व करते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों तरफ को। और दोस्तों वैसे तो मोस्ट कॉमनली लेग्स में ही ये सिम्टम्स देखे जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं ये हाथों में, मतलब आर्म्स में नहीं देखे जा सकते। कुछ पेशेंट्स में आर्म्स में भी देखे जाते हैं ये वाले सिम्टम्स। दोस्तों देखा जाता है कि जो डे नाइट की साइकिल है उसके हिसाब से भी सिम्टम्स का वेरिएशन होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में। मतलब पेशेंट्स को दोस्तों ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो इवनिंग के टाइम पे, मतलब शाम को या रात में ही फील होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स को सुबह फील नहीं हो सकते, सुबह भी फील हो सकते हैं, लेकिन देखा गया है नॉर्मली कि सुबह के टाइम पे जो अगर सिम्टम फील हो भी रहे हैं तो उनकी जो सीवियरिटी है वो थोड़ा सा कम है। कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जिनको पूरे 24 घंटे ही सिम्टम रहते हैं, बट उनके अंदर भी ऐसा देखा जाता है जनरली कि रात के टाइम सिम्टम्स ज़्यादा हो गए या इवनिंग के टाइम में उनके सिम्टम्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। दोस्तों कॉजेज़ की बात करते हैं तो दोस्तों ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है डोपामिन। जब इस डोपामिन का दोस्तों जो लेवल है वो ब्रेन में थोड़ा सा कम हो जाता है तो देखा जाता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि अगर डोपामिन का लेवल कम है तो उसकी वजह से ब्रेन जिस तरह से बॉडी के अंदर जो आयरन है उस आयरन का इस्तेमाल कर रहा है, उस प्रोसेस में थोड़ा सा फ़र्क आता है। और दोस्तों ये प्रोसेस अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के सिम्टम्स को प्रेसिपिटेट करने में, मतलब कि सिम्टम्स को पैदा करने में। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि जिन लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी है, मतलब जिन लोगों में आयरन की कमी है, उनके अंदर भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होने के चांसेस ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन के बजाय ज़्यादा होते हैं। साथ साथ दोस्तों एक और कॉज होता है जो जेनेटिक है, मतलब कि कई सारे पेशेंट्स में एक जेनेटिक टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप करने की। तो जिन लोगों में टेंडेंसी है उनके अंदर नॉर्मली देखा जाता है कि 45 ईयर्स की, मतलब 45 साल की एज के पहले ही सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे सिम्टम्स की भी दोस्तों सीवियरिटी बढ़ती है। दोस्तों देखा गया कि प्रेगनेंसी का भी रोल होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में, और कई सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंज होते हैं उसकी वजह से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पैदा हो जाता है, या जिनमें अगर पहले से है तो उनके अंदर सिम्टम्स बहुत स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि प्रेगनेंसी में जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, मतलब जो लास्ट का ट्राइमेस्टर होता है, उस टाइम पे जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और प्रेगनेंसी जब कंप्लीट हो जाती है, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद देखा गया है कि इसके सिम्टम्स फिर ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो दोस्तों जिन पेशेंट्स को पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है उनके अंदर चांस ज़्यादा होता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। दोस्तों पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होती है? इसका मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी में नसें हैं, वो नसें जो आपके हाथों में, आपके पैरों में सप्लाई कर रही हैं,
वो नसें किसी कारण से डैमेज हो गई। कई बार कुछ एक बीमारियाँ होती हैं जैसे डायबिटीज़ है, या जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, या कई बार लोगों के अंदर कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकी वजह से भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। मतलब कि जो नसें हाथों को, पैरों को सप्लाई करती हैं, वो नसें डैमेज हो सकती हैं, और इस कंडीशन में भी देखा जाता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को आयरन डेफिशिएंसी होती है। कई सारे कारण हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी के। कई बार होता है कि पेट में कोई अल्सर वगैरह है जिसकी वजह से कि थोड़ी-थोड़ी ब्लीडिंग लगातार हो रही है। कई बार महिलाओं को दोस्तों पीरियड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा होता है, जिसकी वजह से भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कई बार हम अपना खाना ही न्यूट्रिशियस नहीं लेते, खाने में हमारे पोषक तत्वों के आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। कई बार लोगों को पेट की अलग-अलग किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। आयरन डेफिशिएंसी के तो बहुत सारे कारण होते हैं। जिन लोगों में दोस्तों आयरन की कमी है, उनके अंदर भी चांस ज़्यादा होते हैं कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। दोस्तों जिन लोगों की किडनीज़ ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जिनके अंदर किडनी की इनसफिशिएंसी है, या दोस्तों क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, मतलब किडनी फेलियर वाली कंडीशन पैदा हो रही है या पैदा हो चुकी है, उनके अंदर भी देखा जाता है कि उनकी जो बॉडी के अंदर आयरन रिजर्व्स हैं दोस्तों, वो कम हो जाते हैं। मतलब जो आयरन का स्टोरेज है दोस्तों, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के सिम्टम्स दोस्तों देखे जा सकते हैं इन पेशेंट्स में। दोस्तों कई बार स्पाइनल कॉर्ड की कंडीशंस की वजह से भी देखा जाता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। मतलब अगर स्पाइनल कॉर्ड में दोस्तों कोई चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है, या कि दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी किस्म का कुछ प्रेशर बन रहा है, या अगर बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी इस तरह की चल रही है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित कर रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको प्रभावित कर रही है दोस्तों, जो कि नसों का गुच्छा होता है एक्चुअली, तब भी कंडीशंस देखी जा सकती हैं कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। दोस्तों कई बार पेशेंट्स को स्पाइनल एनेस्थेशिया दिया जाता है, मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी में बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है कुछ एक ऑपरेशन के या कुछ एक प्रोसीजर के पहले, ताकि उनके जो नीचे का एरिया है वो सुन्न हो जाए और ऑपरेशन ठीक से किया जा सके। तो दोस्तों जिन पेशेंट्स में स्पाइनल ब्लॉक दिया जाता है, जो ये वाली चीज़ है, उन पेशेंट्स में भी चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के कुछ टाइम के लिए। दोस्तों जिन लोगों को पार्किंसंस डिसीज़ है, और वो पार्किंसंस डिसीज़ से लड़ने के लिए, मतलब पार्किंसंस डिसीज़ को ठीक करने के लिए कुछ एक मेडिसिन्स लेते हैं, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जो ये वाली मेडिसिन्स है दोस्तों, ये डोपामिन पे काम करती हैं। दोस्तों जिन पेशेंट्स को फोलेट की डेफिशिएंसी होती है, मतलब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर भी चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप होने के। दोस्तों जिन पेशेंट्स के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की कंडीशन दोस्तों डेवलप हो जाएगी। दोस्तों जिन पेशेंट्स को सीलियाक डिसीज़ होती है, सीलियाक डिसीज़ के बारे में भी एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उनके अंदर भी दोस्तों चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप होने। दोस्तों सीलियाक डिसीज़ एक वो कंडीशन होती है कि जिसमें अगर हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं जिसके अंदर ग्लूटेन नाम का सब्सटेंस है, तो हमारी जो बॉडी है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा का पूरा, हमारा पेट, हमारी आंतें, वो फिर उस खाने की चीज़ के लिए रिएक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से कि हमें बहुत अलग-अलग किस्म के पेट के सिम्टम्स पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन सकती है, वॉमिटिंग्स आ सकती हैं, लूज़ मोशंस हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। इस तरह के सिम्टम्स पैदा होते हैं सीलियाक डिसीज़ में अगर हम ग्लूटेन कंटेनिंग कोई भी चीज़ खाते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है गेहूँ, मतलब आटा। दोस्तों स्लीप एपनिया की कंडीशन में भी देखा जाता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। स्लीप एपनिया वो कंडीशन होती है जिसमें हम जब रात में सो रहे होते हैं, तो दोस्तों कुछ टाइम के लिए हमें जब पता भी नहीं होता, तो हमारी सांस रुक जाती है, और फिर कुछ एक टाइम के बाद वो हमारी सांस वापस आती है और हम ठीक से सांस लेना स्टार्ट करते हैं। और ये वाला दोस्तों जो एपिसोड है रात में कई बार हो सकता है, मतलब रात में कई बार थोड़े-थोड़े अंतराल के लिए हमने सांस लेना बंद कर दिया। अब आप सोचिए अगर हम सांस लेना बंद कर देंगे, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, जिसका कि फ़र्क हमारी बॉडी पे, हमारे ब्रेन पे, हमारी सेल्स पे पड़ सकता है, पड़ता है। दोस्तों कई तरह की ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं जिनमें कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। फॉर एग्जांपल एसएलई होती है दोस्तों, जिसे हम ल्यूपस भी कहते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, जिसमें कि मेन सिम्टम्स हड्डियों के आते हैं, लेकिन पूरी बॉडी के अलग अलग अंगों में दोस्तों प्रभाव हो सकता है और सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जो भी दोस्तों ऑटो इम्यून बीमारियाँ होती हैं, उनके साथ में एसोसिएशन देखा जाता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का भी। ऑटो इम्यून बीमारियाँ वो बीमारियाँ होती हैं जिसमें कि हमारी बॉडी की दोस्तों जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, वो गलती से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को या टिश्यूज़ को या सेल्स को ही टारगेट करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी का ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है नर्वस सिस्टम की, जिसके अंदर देखा जाता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। एक और दोस्तों कंडीशन होती है जिसका नाम होता है ADHD, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इस कंडीशन में भी दोस्तों देखा जा सकता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। अब दोस्तों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि कुछ एक मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनको लेने की वजह से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, इसके सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। और वो मेडिसिन्स दोस्तों बहुत कॉमनली यूज़ की जाती हैं, क्योंकि यूज़ करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन का है, उसे डिप्रेशन की मेडिसिन दी जाएंगी, क्योंकि देनी ही है अगर उसकी कंडीशन ऐसी है तो।
तो दोस्तों इन डिप्रेशन की मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। दोस्तों कई बार मेंटल हेल्थ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर साइकोसिस डेवलप होता है। साइकोसिस मतलब कि उनका बिल्कुल माइंड अपने कंट्रोल से बाहर होता है। बहुत अलग अलग किस्म के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो दोस्तों उन्हें एंटीसाइकोटिक मेडिसिन तो देनी ही पड़ेंगी। और एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का भी दोस्तों एक साइड इफेक्ट होता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। दोस्तों कुछ एक मेडिसिन होती हैं जो कि वॉमिटिंग रोकने के लिए दी जाती हैं, एंटी एमेटिक मेडिसिन कहते हैं इन्हें, और इनका भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप होना। दोस्तों कुछ एक बहुत कॉमनली एसिडिटी के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं उनका भी साइड इफेक्ट होता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। दोस्तों कई बार फिट्स मतलब जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसको ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उनका भी साइड इफेक्ट होता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। कई सारे दोस्तों पेशेंट्स में एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, बहुत स्ट्रांगली होती है, बहुत कॉमनली होती है। तो एलर्जी को दूर करने के लिए भी कुछ एक मेडिसिन दी जाती हैं दोस्तों जो एंटीहिस्टामिनिक ग्रुप की होती हैं, और उनमें भी देखा जाता है कि ये वाला एसोसिएशन होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप होने का। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नाम के ग्रुप की मेडिसिन दी जाती हैं जो नॉर्मली हार्ट के पेशेंट्स होते हैं या ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं। तो इस ग्रुप की मेडिसिन में भी दोस्तों एक चांस होता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। दोस्तों ये भी देखा जाता है कि जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन करते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दिन में 300 mg से ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं, मतलब दिन में 3 कप से ज़्यादा अगर कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो उनमें भी देखा जाता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। साथ साथ दोस्तों कई सारे पेशेंट्स जो स्मोकिंग करते हैं या जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप होने के। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप सब्जेक्ट को समझ पा रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं कि डायग्नोसिस डॉक्टर्स कैसे बनाते हैं। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए डॉक्टर्स को पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेनी होती है, मतलब पेशेंट से बात करते हैं और उनके सारे के सारे सिम्टम्स समझते हैं कि उनके सिम्टम्स आखिर हैं क्या, उनके सिम्टम्स किस टाइम पे ज़्यादा हो रहे हैं, किस टाइम पे कम हो रहे हैं, किस एक्टिविटी के साथ उनके सिम्टम्स जुड़े हुए हैं। जब ये सारी की सारी बातें समझते हैं दोस्तों तो फिर मन में एक आइडिया लगना स्टार्ट हो जाता है कि पेशेंट को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि इसमें सिम्टम्स होते इतने टिपिकल हैं। बैठने पे लेटने पे हो रहे हैं, आपके पैरों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, चलने फिरने पे ठीक हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। दोस्तों डायग्नोसिस बनाने के पहले इसमें डॉक्टर साहब का पूरा कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उससे बहुत सारे क्लूज़ मिल जाते हैं कि शरीर के अंदर और कोई बीमारी तो नहीं चल रही है। साथ साथ दोस्तों पूरा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आपके नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन करेंगे। डॉक्टर्स इसमें दोस्तों ब्लड टेस्ट भी लेंगे, आपके कई सारे पैरामीटर्स को देखते हैं कि बॉडी के अंदर किसी एक खास चीज़ की कोई कमी तो नहीं हो गई। सपोज़ कोई फोलिक एसिड की कमी हो गई हो, आयरन की कमी हो गई हो, मैग्नीशियम की कमी हो गई हो, या और कोई चीज़ बॉडी में चल रही हो जो कि कई बार ब्लड टेस्ट से पकड़ में आ जाती है, कुछ एक कॉज समझ में आ जाता है। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स जो रात में ठीक से सो नहीं पाते क्योंकि उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बॉदरिंग होते हैं, रात में उनके सिम्टम्स इतने ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं कि पेशेंट्स को रात में ठीक से नींद नहीं आती है। तो इन पेशेंट्स को दोस्तों डॉक्टर्स कई बार स्लीप सेंटर में भेज सकते हैं, स्लीप स्पेशलिस्ट के पास, ताकि उनकी स्लीप स्टडी कराई जाए और उसकी फाइंडिंग्स देख करके दोस्तों इन पेशेंट्स को फिर अलग से मेडिकल एडवाइस की जाती है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम किसी रीज़न की वजह से, मतलब बॉडी में किसी कॉज की वजह से डेवलप हुआ तो उस कॉज को ठीक कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर किसी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, आयरन की कमी है जिसकी वजह से कि उसके अंदर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डेवलप हुआ है, तो आयरन की कमी को ख़त्म कर दिया जाए, मतलब आयरन उसको दिया जाए, ठीक से दिया जाए। लेकिन दोस्तों कई बार कोई कॉज नहीं होता और सिम्टम्स भी सीवियर होते हैं जिन्हें मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में फिर डॉक्टर्स दोस्तों मेडिसिन देते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को मैनेज करने के लिए। मेडिसिन दोस्तों कई अलग अलग तरह की हो सकती हैं, अलग अलग ग्रुप्स की मेडिसिन हो सकती हैं। दोस्तों ऐसी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं जो कि आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन नाम की जिस केमिकल की बात मैंने की थी वो केमिकल का लेवल बढ़ाएंगी, मतलब कि नॉर्मल करेंगी। तो ये मेडिसिन दोस्तों ब्रेन पे काम करती हैं, डॉक्टर्स इन्हें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है, उन्हें एग्जामिन करने के बाद लग रहा है कि आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम अलग अलग मेडिसिन के ग्रुप्स की बात करें तो एक ग्रुप ऐसा भी होता है जो कैल्शियम चैनल्स पे काम करता है। डॉक्टर्स कई बार इस ग्रुप की मेडिसिन भी दे सकते हैं पेशेंट्स को उनके सिम्टम्स में कंट्रोल पाने के लिए। साथ साथ दोस्तों कई बार पेशेंट्स को एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन भी दी जाती हैं, कई बार पेशेंट्स को नींद लाने की मेडिसिन भी दी जाती हैं। दोस्तों कई बार पेशेंट्स को मसल रिलैक्सेंट्स भी दिए जाते हैं, मतलब मसल्स को रिलैक्स करने वाली मेडिसिन भी दी जाती हैं। दोस्तों पेशेंट्स की कंडीशन की सीवियरिटी के हिसाब से है, कई बार डॉक्टर्स पेशेंट्स को फिर ओपियोइड मेडिसिन भी देते हैं। ओपियोइड्स होती हैं कि जो एक तरह से पेन किलर्स होती हैं जो बड़ी स्ट्रॉन्ग वाले होती हैं, जिनके अंदर एक एडिक्शन का पोटेंशियल भी होता है। तो ये वाले मेडिसिन भी दोस्तों देखा जाता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के कुछ एक पेशेंट्स में अच्छा काम करती हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स होते हैं। तो अगर डॉक्टर्स को लगता है आपको एग्जामिन करने के बाद तो ओपियोइड्स भी कई बार प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं सेल्फ केयर टिप्स की, मतलब आप ऐसे कौन कौन से सेल्फ केयर के मेजर्स ले सकते हैं जिसकी वजह से कि आप अपने सिम्टम्स को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। तो वार्म बाथ इंपॉर्टेंट है, मतलब कि गर्म पानी से नहाना। ये चीज़ दोस्तों देखा जाता है कई सारे पेशेंट्स में सिम्टम्स को थोड़ा सा बेटर करती है। साथ साथ दोस्तों पैर की मसाज करना, अपने हाथ से मसाज करना, उससे भी दोस्तों देखा जाता है कि फ़र्क पड़ता है सिम्टम्स पे।
दोस्तों ये भी देखा जाता है कि अगर हम पैर में वार्म पैक लगाएं या कोल्ड पैक लगाएं तो उससे भी सेंसेशंस दोस्तों थोड़ी सी बेटर होती हैं। या हम अगर दोनों को ऑल्टरनेट करके लगाएं कि पहले हम एक वार्म पैक लगा रहे हैं, फिर उसके बाद हम एक कोल्ड पैक लगा रहे हैं। कोल्ड पैक हो गया मतलब कि बर्फ़ वाला पैक हो गया। वार्म पैक मतलब हो गया कि जैसे हॉट वाटर बैग होता है जिसके अंदर गर्म पानी भर लेते हैं, तो उससे एक सेंसेशन आती है गर्माहट की। दोस्तों स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखा जाता है कि थकान अगर बहुत ज़्यादा रहे या अगर नींद पूरी ना हो तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के सिम्टम्स पैदा भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो आपको जो भी 7-8 घंटे की नींद होती है दोस्तों, अनइंटरप्टेड मतलब कांस्टेंट नींद एक अच्छे माहौल में, डार्क माहौल में, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों एक्सरसाइज करना भी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार जब लोग फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं तो उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के सिम्टम्स डेवलप होंगे, या अगर डेवलप हो रहे हैं पहले से तो वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ में दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कर देनी है। अपनी बॉडी को एक लिमिट के आगे पुश नहीं कर देना है, उसमें भी सिम्टम्स फिर थोड़े से बढ़ जाते हैं। और दोस्तों एक्सरसाइज ये नहीं करना कि दिन में बहुत लेट करनी है, मतलब कि शाम के टाइम या रात के टाइम आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी नॉर्मली कहा जाता है कि आप मत करिए, नॉर्मली फर्स्ट हाफ में करिए। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को हेल्प मिलती है अगर वो अपना कैफीन इंटेक को कट बैक कर दें। अगर वो जो भी जंक फूड खा रहे हैं, चॉकलेट ज़्यादा ले रहे हैं या डीप फ्राइड फूड वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, अगर वो इन चीज़ों को भी थोड़ा कट बैक कर दें, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, उससे भी कई बार देखा जाता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के सिम्टम्स को मैनेज करने में थोड़ी सी हेल्प मिलती है। दोस्तों कुछ एक मेडिकल डिवाइसेस भी होते हैं जिनका इस्तेमाल करके पेशेंट्स को हेल्प मिल सकती है। फॉर एग्जांपल एक वाइब्रेटिंग पैड होता है जिसे कि पैरों में लगा दिया जाता है, तो उससे पैरों को वाइब्रेशंस मिलती हैं और देखा जाता है कई सारे पेशेंट्स को इसकी वजह से सिम्टम्स में थोड़ी सी राहत मिलती है। साथ साथ दोस्तों एक फुट पैड भी होता है, उससे भी क्या होता है कि पैर में एक प्रेशर का सेंसेशन थोड़ा सा बनता है जिसकी वजह से कि जो सिम्टम्स हैं वो कई बार कम महसूस होते हैं। दोस्तों अगर आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस कंडीशन को छुपाइए मत। अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने समाज में इस कंडीशन को आप बता करके चलिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो सकती है। क्योंकि सपोज़ आपको कभी भी पैरों में सिम्टम आ रहे हैं तो आपने अगर चलना शुरू कर दिया तेज़-तेज़ तो फिर बाकी लोगों को लग सकता है कि आप क्या कर रहे हो। और कई बार दोस्तों आप ये सोच सकते हैं कि भाई मेरी कंडीशन है, किसी को पता ना लगे वरना लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आपको सपोज़ चलने का मन भी है, चलने से आपके सिम्टम्स ठीक भी हो जाएँगे, लेकिन तब भी आप नहीं चल रहे, आप बैठे हुए हैं एक जगह पे और आपके सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वाली कंडीशन दोस्तों ठीक नहीं है। आपको हमेशा लोगों को, आस-पास वालों को, अपने कोलीग को, अपने जो भी आपका समाज है वहाँ पे इस चीज़ को बता करके चलना चाहिए। इससे आपको अपने सिम्टम्स को मैनेज करने में दोस्तों और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका दिन स्टार्ट हो रहा हो या जब भी आपको दिन में टाइम मिल रहा हो तो आप जेंटली, मतलब कि आराम से अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी करिए और अपनी बॉडी में मसाज भी करिए। साथ-साथ दोस्तों एक स्लीप डायरी भी रखनी चाहिए आपको, जिसमें आपको लिखना चाहिए कि आपकी नींद किस तरह से आई है, जितना भी आपको याद हो सुबह के टाइम पे। तो उससे दोस्तों बहुत हेल्प मिलती है डॉक्टर्स को। डॉक्टर समझ पाते हैं कि आपके रात के टाइम पे सिम्टम्स कितने ज़्यादा थे, क्या वो सिम्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि आपकी नींद को उन्होंने बुरी तरह से डिस्टर्ब किया। वो सब स्टडी कर सकते हैं दोस्तों स्लीप डायरी से, और उसके बाद उसी हिसाब से डॉक्टर से इस नतीजे पे आ सकते हैं कि आपको किस तरह की मेडिसिन देनी है, कितने टाइम के लिए मेडिसिन देनी है और आपके ट्रीटमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन करनी है।